ये जो याचिका लगी थी, वो शाहबानो जी जो लेडी थी, उनकी बेटी की तरफ से याचिका लगी थी, ये कहते हुए कि जो फ़िल्म बनाई जा रही है हक़, उसके जो प्रोड्यूसर हैं जिनकी तरफ से मैं अपियर हुआ था, उनके प्रोडक्शन में उन्होंने आपत्ति जताई है। उन्हें कुछ आपत्तियाँ मुख्य तौर पे ये थी कि पहला तो ये है कि राइट टू प्राइवेसी और राइट टू पब्लिसिटी, निजता के अधिकार का हनन है उस फ़िल्म को लेकर के। दूसरा उन्होंने कहा था कि कुछ डायलॉग्स जो फ़िल्म में डाले गए हैं, वो आपत्तिजनक डायलॉग हैं और वो डायलॉग कहीं न कहीं इनके परिवार को मानहानि पहुँचाते हैं और एक अप्रिय घटना को जन्म दे सकते हैं। तीसरा उनका पक्ष ये था कि क्योंकि फ़िल्म की कंसेंट उनकी बेटी से नहीं ली गई, इसलिए फ़िल्म को रिलीज़ करना गलत था। चौथा उन्होंने मांगा कि इस फ़िल्म को सर्टिफ़िकेट इश्यू नहीं करना था सेंट्रल बोर्ड ऑफ फ़िल्म सर्टिफ़िकेशन को और इस प्रकार के सर्टिफ़िकेट इश्यू करना गलत है। तो मुख्य तौर पे 4 आपत्तियाँ उनके समक्ष प्रस्तुत की गई थी, जिस पे कि बहस करी थी उनकी याचिकाकर्ता के वकील ने। हमारा एज़ अ प्रोड्यूसर ये कहना था कि जैसे उदाहरण दिए गए थे उनके पक्ष में से, उन्होंने कहा था कि भई एक उदाहरण ये है कि कुछ डायलॉग्स जो हमने टीज़र और ट्रेलर में देखे हैं वो गलत है। उदाहरण के तौर पर मैं कहूँ तो एक डायलॉग उसमें ये कहा गया था कि शाहबानो तो बहाना है, ये शाहबानो तो एक बहाना है, हमारे खिलाफ हमला पुराना है। तो उनका कहा गया था कि इसमें कहीं न कहीं इसको कौमी रंग दिया गया है इस डायलॉग को लेकर के, जो कि तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। मैंने न्यायालय के सामने निवेदन करा, मैंने कहा साहब ये लड़ाई जो है, एक अशक्त महिला ने एक सशक्त पुरुष वर्ग के खिलाफ छेड़ी थी, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक ने उस महिला के पक्ष में निर्णय दिया था। तो इसको इस तरीके से न देखा जाए कि किसी कौम या किसी नस्ल को लेकर के विषय है, बल्कि सवाल ये है कि एक महिला की, अकेली महिला की एक पुरुष डोमिनेटेड समाज के खिलाफ किस प्रकार लड़ाई करी गई और किस प्रकार वो जीत करके आई है। दूसरा उनका ये कहना था कि आप देखिए कि साहब जिस तरीके से तलाक को दिखाया गया है, तो 3 तरह के नोट उनके हस्बैंड के द्वारा उनके समक्ष टेबल पे रखे गए और उन्होंने 3 तरह के नोट जब टेबल पे रखे तो 3 बार तलाक तलाक कह करके तलाक करा। तो वो प्रश्न था कि वो थोड़ा-सा ड्रामेटाइज्ड वर्ज़न था जो हुआ हो, क्योंकि किसी भी स्वरूप में, किसी भी सिचुएशन को रिप्रोड्यूस करना इतने वर्ष बाद संभव नहीं है। तो एक आर्टिस्टिक लाइसेंस होता है, एक आर्टिस्टिक परमिशन होती है, जिसमें कि करा गया। तीसरा उनका कहना यह था कि साहब उनको इस तरीके से डिफेम करा गया कि एक डायलॉग ये आता है, कहीं न कहीं जो फ़िल्म में आता है कि ये कौम की गद्दार है। तो कौम की गद्दार का डायलॉग का हमारा जस्टिफिकेशन ये था कि अगर ये डायलॉग है, तो डायलॉग तो डिफेमेटरी होगा बोलने वाले के खिलाफ, सुनने वाले को कैसे डिफेम करा जाता है। तो ये उनका वर्जन था और हमने ये कहा कि फिल्म के पहले एक डिस्क्लेमर दिया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से ये इंगित किया गया है, लिखा गया है और बोला गया है कि ये फिल्म 2 सोर्सेज से इंस्पायर होकर के बनी। पहला तो एक जिग्ना वोरा की किताब थी, बानो भारत की बेटी, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट का वो लैंडमार्क जजमेंट था 1985 में सुप्रीम कोर्ट में दिया गया। तो इन जजमेंट से और उस किताब से इंस्पायर होकर के पिक्चर बनी है। इसलिए ये कहना कि ये फिल्म, और तीसरा क्लियरली ये कहा गया कि इसमें जो पात्र हैं वो काल्पनिक है, जो घटना है वो काल्पनिक है, इंस्पिरेशन लेकर के पिक्चर बनाई गई। और हमारा फिर ये भी कहना था, इस तरह की फिल्में आज समाज को एक नया सोच देती हैं, समाज को एक नया मैसेज देती हैं कि अगर 80 की दशक की महिला उस समय की परिस्थितियों से लड़ते हुए अपने पक्ष में एक का निर्णय ला सकती हैं, जिसका कि बना कि 1986 में कानून बना और उसके बाद 500 जो रुपए का मेंटेनेंस की कैपिंग थी वो हटी। फिर उन्होंने कहा इद्दत पीरियड में महिलाएं इंटाइटल रहेंगी मेंटेनेंस के लिए। तो अगर ये लड़ाई तब लड़ सकती है, तो आज हम 2020 के दशक में हैं, 2025 में की महिलाएं क्या नहीं कर सकती। तो एक बहुत अच्छा समाज को संदेश देते हुए एक फिल्म बनाई गई, उसको रखते हुए तो इसका विरोध जो है वो कंप्लीटली गलत है और इसको रिलीज होने दें। इस फिल्म का बहुत एक व्यापक असर, बहुत अच्छा असर पड़ेगा, ये हमारा कहना था।